देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए, समय गंवाए हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है आपका ये है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग नहीं, यानी इनको वध नहीं कर सकते हैं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये गाय के लिए किया गया था दोस्तों। किसके लिए? तो गाय के लिए। गाय के लिए जो है कौन सा शब्द का उपयोग किया गया था? तो अघन्य। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद में किस नदी का नाम पुरुषनी नदी रखा गया था? तो ये हम लोग देख चुके थे, रावी नदी को पुरुषनी नदी कहते थे। और ऋग्वेद काल में अस्कनी नदी किस नदी को? तो चिनाब को। इसको हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, ये दो नदी जो है अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रख लीजिए। दो नदी है जो महत्वपूर्ण है हमको, लेकिन उतना हम ऐड नहीं किए हैं। वो है विपाशा, व्यास नदी को विपाशा। तो देखिए, व से व्यास, व से विपाशा। अस्कनी को हम लोग याद रखेंगे चिनाब। और है एक वो सतुद्री है जिसको सतलज कहते थे। ठीक है। और सबसे पवित्र नदी किसको? सरस्वती को जो है वेद में जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को। अब फिर से देखिए, सतुद्री सतलज, स्व से सतुद्री स्व से सतलज याद रह जाएगा। तो इसलिए हम ये नहीं लिए, क्योंकि हम सोचे कि आप लोग इनको याद आसानी से भी कोई भी रख लेता है। ये पुरुषनी जो है थोड़ा अल्टर टाइप का है, तो इसलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं। पुरुषनी किसको कहते थे? रावी को। और विपाशा किसको? व्यास को। अस्कनी अस्कनी चिनाब को कहते थे। तो इस तरह याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर की। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो बताइए, ऋग्वेद को, सॉरी इंद्र को। इंद्र को जो है और किस नाम से जानते थे? पुरंदर भी बोलते थे। ठीक है ना। पुरंदर का मतलब होता था कि योद्धाओं को हराने वाला, यानी इंद्र भगवान जो थे, इनको वर्षा का भी देवता कहते थे। तो इंद्र जो है उस समय में वैदिक काल में सबसे बड़ा देवता माना जाता था। ठीक है दोस्तों। आगे जो है हम लोग देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? यानी पासा समझते हैं ना, जुआ जो खेलता है, उनसे तुलना किया गया है। ठीक है ना। तो ये किया गया है किसमें? मैत्रेयनी संहिता में। ठीक है ना। किसमें किया गया है? मैत्रेयनी संहिता में किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। किसको यव कहा जाता था? तो यव कहा जाता था किनको? जौ को। जौ को यव, यानी गेहूं जौ होता है ना, उसको यव बोलते थे। ठीक है। यव किसको बोलते थे? जौ को। अब देखिए, गंधर्व विवाह क्या था? तो गंधर्व विवाह जो है, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते थे। ठीक है ना। कौन सा विवाह? गंधर्व। प्रेम विवाह आजकल जो होता है प्रेम विवाह, उनको गंधर्व विवाह। समझ रहे हैं दोस्त? अब याद कैसे रखिएगा? देखिए, प्रेम तभी होगा जब उनका गंध लग जाएगा। कितना सिंपल है, इस तरह से याद रखिएगा। अगर कभी सवाल आएगा तो बताइएगा। ठीक है दोस्तों। आगे जो है हम लोग देखते हैं कि असुर विवाह क्या था। ठीक है। तो असुर विवाह किसको बोलते थे दोस्तों? तो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। ठीक है। ये तो इजीली याद रह जाएगा। अब देखिए, अनैतिक टाइप से, असुर भी तो अनैतिक लोग ही थे ना। तो असुर जो है, यानी कन्या को खरीद करके जो विवाह करते थे, उनको हम लोग क्या बोलते थे? उस समय में बोला जाता था? तो असुर विवाह। ठीक है। राक्षस विवाह किसको बोलते हैं? तो राक्षस विवाह क्या था? तो राक्षस विवाह जो क्या करता था कि राजा को जो है पराजित करके, ठीक है, और उनकी पत्नी या उनकी कन्या से विवाह करना ही क्या कहलाता था? अपहरण करके, या मतलब जो है पराजित करके उनके पत्नी यानी लड़की से शादी कर लेना ही राक्षस विवाह कहलाता था। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, हम पहले भी बोले थे कि सबसे पवित्र नदी किसको बोलते थे? तो ये बोला जाता था सरस्वती को सबसे पवित्र। देखिए, वैसे याद रख लिएगा सरस्वती को क्यों पवित्र? क्योंकि देखिए, ये ज्ञान की देवता है, इसलिए पवित्र तो मानना ही पड़ेगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? किसे दी जाती है या दी गई है? ठीक है। तो ये रामायण को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं दोस्तों कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो आर्य, ये अपने आप को ये क्या बोलते थे? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है दोस्तों। तो क्या बोलते थे? आर्य जो है अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन बोलते थे, या इसी से इसका अर्थ लगाया जाता था। यानी आर्य का शब्द होता था श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है दोस्तों। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में जो है दी गई है? तो ये ऋग्वेद में। ठीक है। किसकी? तो युग की संस्कृति के बारे में। ठीक है। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है।
किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि उस समय में जो है मतलब जो है तंबाकू का खेती नहीं होता। तंबाकू कहाँ से आया है? तो अरब से, ठीक है ना, अरब तरफ से। और उस उधर से जो है आर्य लोग भी मध्य एशिया से ही आए हैं, लेकिन ये तंबाकू का खेती का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। तंबाकू समझते हैं, खैनी जो होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी को ब्राह्मण, या उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी को या ब्राह्मण विरोधी को, यानी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जानते थे? तो उनको जानते थे श्रमण। किससे? श्रमण, ऐसे भी लिखते होंगे, सरसंजुमोनो, ठीक है ना, शर्मन, ठीक है। श्रवण मत समझिए, शर्मन। वेदों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कि वेद 4 है, ठीक है दोस्तों। वेद कितना है? 4, ठीक है, याद रखिएगा, वेद 4 है। कौन कौन वेद है? तो आप जानते हैं वेदों की का नाम कौन कौन है? तो बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। तो इस तरह से अगला प्रश्न लेते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। क्या था? पशुपालन। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ठीक है, तो प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो ये थे मनु, ठीक है। ये बहुत बड़े उन समय का जो है महान थे, तो ये मनु थे, ठीक है, प्रथम विधि निर्माता। जैसे आज हम लोग जानते हैं किनको? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। उसी तरह से उस समय का जो था वो कौन था? मनु। तो अब देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है किनको? श्रीमद् भगवत गीता को। सब जानते होंगे, ये सब तो कॉमन बात है। चलिए, उसके बाद ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गौधन। यानी उस समय में ऋग्वेद में, यानी जिसको जितना गौ अधिक रहता उनसे उनको ज़्यादा धनी माना जाता, ठीक है दोस्त। और रुपया पैसा को उस समय में उतना प्राथमिकता नहीं दिया गया था जितना गाय को दिया गया था, ठीक है। अब देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जानते हैं दोस्तों की 18 है। कितने हैं? 18। पुराण की संख्या 18। जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, और कौन कौन से विष्णु पुराण है, इस तरह से गरुड़ पुराण है। कितना पुराण? 18 को पुराण है, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिए, ये सब प्रश्न है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये जो मिलता है 10वें मंडल में, ठीक है ना। पहली बार कहाँ मिलता है? शूद्र, जानते हैं ना। इसी में कहा गया है, यानी मनुस्मृति में लिखा गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताजन के अधिकारी। यही चीज़ न शिक्षा मंत्री बोल करके फंस गए थे, बवाल हो गया था। तो इस तरह से इसी में कहा गया था, याद रखिएगा, 10वें मंडल में, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया था? तो ये कौन सा है देवता? ये पुरंदर शब्द के लिए जो किया गया था, इंद्र के लिए। बताए थे, फर्स्ट में ही हम बोल चुके थे कि पुरंदर जो है किसको बोलते थे? इंद्र को। क्योंकि ये जो है ना, घमंडी लोगों का घमंड तोड़ने वाले देवता, राजा जो बड़े बड़े होते थे, इनको जो है तोड़ने वाले होते थे, ठीक है ना। चलिए, इनके इस टाइप का जो है और भी कहीं पर सुनिएगा तो उस हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो जो प्रकृति की, ठीक है ना, प्रकृति की उपासना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो आर्य भारत में बाहर से और सर्वप्रथम बसे थे, बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब के क्षेत्र में, ठीक है दोस्त। कहाँ पर? तो पंजाब, ठीक है। अब है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक होना चाहिए, प्रतिपादक या मतलब जो है उत्तर मीमांसा, ठीक है ना। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक या मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी, ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों, इसको काट दीजिए, ये दूसरा चीज है, ठीक है, काट दीजिए इसको, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ होगा उत्तर मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी, याद रखिएगा, जैमिनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, ये देख चुके थे, क्या क्या था इसका कि पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो थे, ये थे जैमिनी। याद रखिएगा, बार बार बोलते रहिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। जितना बार देखिएगा, जितना बार सुनिएगा, उतना जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः देवता सोम को, ठीक है, क्या होगा? देवता सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल जो है,
नौवां मंडल किसको समर्पित है? तो ये देवता सोम को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये जो थे दोस्त 1/6 यानी 1/6। ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये आप जानते होंगे, चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? चरक संहिता के बारे में सब जानते होंगे। चरक संहिता जो है संबंधित है किससे? तो ये चिकित्सा से। और ये चरक जो है किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। ये इनके दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है, चरक संहिता। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा। ठीक है, कहाँ से? अतरंजी खेरा। ठीक है, याद रखिएगा, अतरंजी खेरा। उसके बाद है आरंभिक वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, कौन है? शतपथ ब्राह्मण, याद रखिए। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्यों में ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन यानी सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है ब्राह्मण के द्वारा लिखा, वो था शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिए कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आए। कब आए? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद जो है अगला प्रश्न लेते हैं कि अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। अनुलोम। ठीक है, अनुलोम का मतलब उच्च पुरुष यानी उच्च जाति के पुरुष का विवाह जो है निम्न जाति के नारी यानी कन्या के साथ अगर होगा तो उसको अनुलोम बोलेंगे। और उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना, प्रतिलोम। ठीक है, तो प्रतिलोम विवाह जो हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करे, तो उसको क्या बोलते थे? प्रतिलोम यानी उल्टा। प्रतिलोम जानते हैं? अनुलोम विलोम, विलोम मतलब उल्टा होता है यानी प्रतिलोम। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त? तो जानते हैं चावल। अब देखिए जौ के लिए यव। ठीक है, यव, जौ के लिए जौ डबल ओ का होता है जौ। ठीक है, चावल के लिए व्रीहि शब्द। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? तो इंडिका। क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। देखिए जस्ट इसके नीचे में ही आ गया। इंडिका जो है किसका पुस्तक है? मेगास्थनीज का। देख सकते हैं, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका। ठीक है, अगला लेते हैं, डैमेकस किसका राजदूत था? डैमेकस। तो डैमेकस जो है यह कहाँ का? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, डायनोसियस किसके राज दरबार में आया था? डायनोसियस अशोक के। याद रखिएगा डायनोसियस। अब याद रखिए, अब याद रखने का देखिए, थोड़ा सा सोचिए। अशोक के दरबार में आया अशोक, डायनासोर। देखिए डायनासोर, तो डायनासोर के जैसे डायनोसियस लग रहा है। अशोक भी तो अपने आप में डायनासोर था ना, तभी तो महान कहलाया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, टॉलमी का पुस्तक का नाम क्या था? तो टॉलमी का पुस्तक का जो नाम था भारत का भूगोल नामक पुस्तक। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया भारत का भूगोल नामक पुस्तक? टॉलमी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका जो होगा, नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी के द्वारा। ठीक है ना, बहुत बड़ा जो है ये लेखक हैं प्लिनी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते थे? विक्रमादित्य, अधिराज। ठीक है ना, इनके दरबार में आया था फाहियान। ठीक है ना, फाहियान। ठीक है, याद रखने का जो है, कुछ बोल करके ऐसे बोलिएगा तो कोडिंग कर लेता है ब्रेन। ठीक है ना, तो इस तरह से बोलिए। आगे चलते हैं। अब देखिए संयुगन कितना ईस्वी में भारत आया था? संयुगन देखिए ये सब जो है विदेशी यात्री था और ये ज़्यादातर चाइनीज लोग था। अब आया था किस उद्देश्य से? तो यहाँ पर जो है अध्ययन के उद्देश्य से आया था। और क्या कहते हैं, अध्ययन भी करता था। या सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किस चीज़ का? तो बौद्ध धर्मों का अध्ययन और बौद्ध धर्मों के शिक्षा लेने के लिए यहाँ पे आया करता था। कहाँ के लोग थे ये लोग? ज़्यादातर चाइनीज लोग आते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि
नालंदा विश्वविद्यालय जो है का स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे कुमारगुप्त। कौन किए थे? कुमारगुप्त किए थे। ठीक है ना, याद रह जाएगा। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, देख रहे हैं ना, यानी गुप्त शासक के द्वारा किया गया था। ठीक है, किस शासक के द्वारा? गुप्त। अब याद रखिएगा, नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनको ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये बख्तियार खिलजी। अब देखिए, इतिसंघ कितना शताब्दी में भारत आया था? तो ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन? इतिसंघ, ह्वेनसांग, फाहियान, इतिसंघ। तो सबसे पहले जो आया था फाहियान आया था, उसके बाद इतिसंघ, उसके बाद कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में? हर्षवर्धन। उसके बाद जो है अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गजनी। ठीक है, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी, इसने एक पुस्तक लिखा था, उन पुस्तक को भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। उस पुस्तक का नाम क्या है? अलबरूनी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है किताब उल हिंद। ठीक है, और एक लेखक है, उनका नाम भूल रहे हैं, जो रेहला लिखा था। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग कभी देख लेंगे। अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का। कहाँ का? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान में एक जगह है खीव। ठीक है, वहाँ का। अब उसके बाद देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है कि तारानाथ कहाँ का लेखक था? तो ये तारानाथ तिब्बत का था। ठीक है, कहाँ का था? तिब्बत का। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कितना ईस्वी में तैयार किया गया था? 1904 में। ठीक है, 1904 में। अब है मनुस्मृति तैयार। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित, यानी ये है कि मनुस्मृति जो है संबंधित है। ठीक है ना, मनुस्मृति संबंधित है। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है क्या कहते हैं, हिस्ट्री के, यानी एंशिएंट हिस्ट्री के 52 महत्वपूर्ण प्रश्न को किए, जो काफ़ी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इनको ज़रूर जो है याद कर लीजिएगा, और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। इनमें से एक आध क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इतना कम समय में जो है हमने आपको ये एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कुछ इसमें कमी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और जहाँ तक हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। चलते हैं अब अगला दूसरा वीडियो लेकर के कल आते हैं। जय हिंद, जय भारत।